आज हम महिला पर्यवेक्षक के मातृ और किशोर स्वास्थ्य का चैप्टर आज हमने लिया है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले हम मातृ स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, फिर हम किशोर स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मातृ स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक तथा कार्यनीतिगत निवेश किए गए हैं। माताओं की उत्तरजीविता तथा कल्याण न केवल उनके अपने अधिकार हैं, अपितु वे व्यापक आर्थिक, सामाजिक और विकासपरक चुनौतियों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जो माताएं होती हैं उनके उत्तरजीविता के लिए कल्याण ही अधिकार है उनका, और आर्थिक और सामाजिक और विकासपरक चुनौतियों से निपटने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है मातृ स्वास्थ्य। अब मातृ मृत्यु दर का अनुपात हम देखेंगे कि कितना है मातृ मृत्यु दर का अनुपात। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 1990 में काफ़ी अधिक थी, अर्थात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर बच्चों को जन्म देते समय 556 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। गर्भावस्था और बाल जन्म से जुड़ी जटिलताओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.38 महिलाओं की मृत्यु हो रही थी। फिर दिया गया है, उस समय वैश्विक 385 पर अत्यंत कम थी, तथापि भारत में तेजी से गिरावट आती रही है। मातृ मृत्यु अनुपात में जो हो रहा है उसमें गिरावट भी आने लगी है। देश में एमएमआर में वैश्विक 216 एमएमआर के मुकाबले 167 तक गिरावट आई है। धीरे धीरे गिरावट बढ़ती जा रही है। मातृ मौतों की संख्या में 68.7% तक कमी आई है। MMEIG की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मातृ मौतों में भारत की हिस्सेदारी में लगभग 15% तक कम होकर अत्यधिक गिरावट आई है। कितनी हो गई है? अब 15% हो गई है। वैश्विक रूप से 2.3% की औसत वार्षिक गिरावट के साथ वर्ष 1990 में 385 की एमएमआर से वर्ष 2015 में अनुमानित 216 मातृ मौतों में प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक विगत 25 वर्षों के दौरान विश्व की एमएमआर में लगभग 445 तक की गिरावट आई है। गिरता हुआ मातृ मृत्यु दर अनुपात हम देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले मातृ संबंधी मौतों का डाटा भारतीय महापंजीयक द्वारा अपने प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के जरिए मातृ मृत्यु दर अनुपात के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। भारत के महापंजीयक प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की एमएमआर ने वर्ष 2007 और 9 की अवधि में 212 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में वर्ष 2011-13 की अवधि में 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक गिरावट दर्शाई है। 2007 में कम थी, ज़्यादा थी, और अब 11-13 में भी और कम हो गई है। मिनिमम गिरावट बढ़ती जा रही है। काफ़ी महिलाओं के बारे में सुधार होने लगा है। अब दिया गया है, भारत वर्ष 2030 तक 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर एमएमआर संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नवीनतम यूएन लक्ष्य हेतु भी प्रतिबद्ध है। कोशिश की जा रही है कि 2030 तक मिनिमम कितनी रहे? 70 प्रति लाख जीवित जन्मों पर एमएमआर संबंधी विकास जो है लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध किया जा सकता है। अब देखते हैं सांस्थानिक प्रसव के बारे में। इसमें सबसे पहले है, भारत में सांस्थानिक प्रसवों में वर्ष 2007-8 में 47% से वर्ष 2013-14 में 78.7% की अत्यधिक वृद्धि हुई है, जबकि इसके साथ साथ इसी अवधि में सुरक्षित प्रसव 52.7% से बढ़कर 81.19 तक हो गया है। एमएमआर में गिरावट की गति तेजी लाने के लिए मुख्य बातें हैं, तो किसके थ्रू हम तेजी ला सकते हैं वो पॉइंट हम देखने वाले हैं।
गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में लाने, सुरक्षित प्रसव तथा आपातकालीन प्रसूति परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2015 में एक मांग सृजक स्कीम जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और उनकी स्वास्थ्य सुविधा के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम की महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि JSSK क्या है, तो ये एक जननी सुरक्षा कार्यक्रम है। इस पहल में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने वाली सभी गर्भवती महिलाएं सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क एवं शुल्क रहित प्रसव हेतु पात्र होती हैं। NHM शुरू करने से पहले वास्तव में कॉल सेंटर आधारित एम्बुलेंस नेटवर्क निर्धारित था। अब अधिकतर राज्यों में ऐसी सुविधाएं केंद्र हैं जहां लोग एम्बुलेंस मंगवाने के लिए टेलीफोन नंबर 108, 102 अथवा 104 डायल कर सकते हैं। पहले कॉल सेंटर आधारित एम्बुलेंस नहीं थे, अब तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। 108, 102, 104 जब भी हम डायल करें तो हमारे घर पे ही एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। पूरे राज्य में अब कुल 21,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस रोगी परिवहन वाहन कार्य कर रहे हैं। अगला है राज्यों की वर्ष 2014-15 संबंधी रिपोर्टों के अनुसार 89% गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ, 82% को निःशुल्क निदान, 75% को निःशुल्क आहार, 49% को घर से सुविधा केंद्र तक निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा 43% को प्रसव उपरांत वापस घर छोड़ने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। अब राज्य में 2014 और 15 की रिपोर्ट में क्या बताया है कि गर्भवती महिला जो होती है उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जाता है, उनको खाने पीने की चीज़ें भी दी जाती हैं, आहार जिसको अपन कहते हैं, और बहुत सारी घर से निःशुल्क परिवहन सुविधा भी दी जाती है ताकि उनका आने जाने का खर्चा ना लगे, और अगर प्रसव उपरांत उनको घर छोड़ने की भी सुविधा इनमें फ्री की गई है। माता और बाल निगरानी प्रणाली का एक नाम आधारित ऐसी वेब सेवा है जो गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का ब्यौरा एकत्र करती है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को संपूर्ण एवं गुणवत्ता युक्त ANC तथा PNC मिले और प्रत्येक बच्चे को प्रतिरक्षण सेवाओं की पूरी रेंज मिले। यानी माता और बालक जो होते हैं उनकी निगरानी में ही गर्भवती महिला जो होती हैं और 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी पूरी जानकारी ली जाती है, और संपूर्ण गुणवत्ता और ANC और PNC मिले इसके लिए बच्चों को सेवाएं पूरी दी जाती हैं। भारत में 6% प्रौढ़ और जनसंख्या 1 या 1 से अधिक RTI/STI संक्रमण से पीड़ित हैं। अब हम रक्ताल्पता की रोकथाम तथा नियंत्रण के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आयरन पहल के अंतर्गत गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में रक्ताल्पता के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड संपूर्ण अब स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तथा आउटरीच कार्यकलापों के दौरान भी दिया जा रहा है। अगर रक्ताल्पता की कमी हो जाती है तो आंगनवाड़ियाँ जो होती है हॉस्पिटल वगैरह में आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां उनको दी जाती हैं ताकि उनमें रक्ताल्पता की कमी ना हो। ANC के दौरान 6 माह तक तथा PNC अवधि के 6 माह तक अब आयरन फोलिक एसिड दिया जा रहा है। राज्यों को गंभीर रूप से रक्ताल्प गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग तथा पहचान के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उनका समय पूर्वक उपचार किया जा सके। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पूरी जानकारी दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये
दिशा निर्देश भी उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपना खुद ध्यान रख सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड को सभी राज्यों द्वारा MCH की मॉनिटरिंग तथा गुणवत्ता में सुधार करने और पोषण कार्यकलापों के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब जननी सुरक्षा योजना JSY के बारे में जानेंगे। जननी सुरक्षा योजना जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व क्रियाकलाप है और इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के द्वारा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और नवजात शिशु जो होते हैं उनको आगे की प्रोसेस में बढ़ाने के लिए, ताकि वो बीमार न रहें, सुरक्षित रहें, गर्भवती माता भी सुरक्षित रहे और नवजात शिशु भी सुरक्षित रहे और वो उसकी माता भी सुरक्षित रहे, इसके लिए बहुत सी सुविधाएं और उद्देश्य के द्वारा उनको समझाया जा सकता है कि उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके उद्देश्य के साथ इनको क्रियान्वित किया जा रहा है जननी सुरक्षा योजना को। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को आरंभ हुई थी। JSY एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जो प्रसव एवं प्रसवोत्तर परिचर्या का नगद सहायता के साथ एकीकृत करती हैं। इस योजना में प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य सेवाकर्मी की सरकार एवं गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में पहचान की गई है। JSY की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है, यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है, जिसमें संस्थागत प्रसव दर कम होने वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस योजना में जननी सुरक्षा योजना में जो है गरीब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, जो गरीब घर की होती हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। इन राज्यों को कम निष्पादन वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष राज्यों को उच्च निष्पादन वाले राज्यों का भी नाम दिया गया है। अब हमने मातृ के बारे में जाना था, अब हम किशोर स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है जो किशोरों में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, घाव तथा हिंसा, गैर संचारी रोगों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य तथा औषध दुर्व्यसन से संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान देकर अपने देश में 253 मिलियन किशोरों को समग्रतावादी स्वास्थ्य तथा विकास सुनिश्चित कर सके। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और विकास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। पीएड शिक्षा PE कार्यक्रम, पीएड शिक्षा को हम PE कार्यक्रम भी कहते हैं। RKS को शुरू करने के लिए चयनित 2 PHP के अंतर्गत सभी गांवों में 1000 की आबादी अथवा प्रति गांव से पुरुष तथा 2 महिला पीएड शिक्षकों अर्थात 4 पीएड शिक्षकों का चयन करना तथा इन्हें प्रशिक्षित प्रस्तावित हैं। हर एक गांव से निकाला जाता है। यह पीएड शिक्षक 15-20 लड़कों तथा लड़कियों का एक समूह बनाएंगे तथा किशोर स्वास्थ्य पर 1 या 2 घंटे का सहभागी सत्र प्रति सप्ताह आयोजित करेंगे। गांव में जो लड़का लड़की रहेंगे उनके 15-20 लड़कों लड़कियों के बीच में एक शिक्षक बनाएंगे ताकि वो किशोर स्वास्थ्य के बारे में उनको 1 या 2 घंटे की प्रति आयोजित कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। किशोर स्वास्थ्य दिवस के संगठन को सुविधाजनक बनाएंगे तथा किशोरों को किशोर मंत्री स्वास्थ्य क्लिनिकों, किशोर हेल्पलाइन तथा किशोर स्वास्थ्य दिवस रेफर करेंगे, उनको प्रॉपर्ली जानकारी देंगे। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम
तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें भी आयरन और फोलिक एसिड का है। WIFS के में आयरन तथा फोलिक एसिड विकार रक्ताल्पता की रोकथाम, WIFS में आयरन तथा फोलिक एसिड विकार रक्ताल्पता की रोकथाम एवं हेल्मफिनिक नियंत्रण के लिए वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल की गोलियों के लिए विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों तथा विद्यालय न जाने वाली लड़कियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का प्रावधान शामिल है। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां उनको दी जाती हैं ताकि उनके शरीर में जो है रक्ताल्पता की कमी ना हो। इस कार्यक्रम को पूरे देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया गया है। जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें भी, और जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर भी इसको कवर किया गया है। मामूली गंभीर रक्ताल्पता के लिए लक्षित किशोर जनसंख्या की आबादी की जांच करना तथा इन मामलों को किसी उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रेफर करना, पोषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए सूचना एवं परामर्श करना भी एक कार्यक्रम में शामिल है।